दोस्तों यूं तो स्पाई स्टोरीज वैसे काफी मजेदार होती हैं, लेकिन रॉबर्ट हैंसन कोई आम स्पाई नहीं था। न सिर्फ वो अमेरिका की एफबीआई में होते हुए केजीबी के लिए जासूसी कर रहा था, बल्कि उसके लिए जासूसी करने के बहुत ही अलग कारण थे। इसमें सिर्फ पैसे का खेल नहीं था, बल्कि ईगो का भी बड़ा मसला था, जिसने उसे दुनिया के सबसे खतरनाक स्पाइज में से एक बना दिया। और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद भी अगले 10 साल तक उसे नहीं पकड़ा जा सका। क्या थी ये पूरी कहानी और क्यों की एक जासूस ने अपने ही देश से गद्दारी? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। रॉबर्ट हैंसन की जिंदगी बाकी स्पाइस से अलग इसलिए भी थी क्योंकि वो पहले से एफबीआई में काम नहीं कर रहा था, बल्कि वो एमबीए कंप्लीट करने के बाद एक अकाउंटेंट की नौकरी कर रहा था। और साल 1968 में उसकी शादी बॉनी नाम की एक औरत से हुई। परेशानी ये थी कि बॉनी एक अमीर परिवार से थी, जिस वजह से वो चाहती थी कि उनके सभी बच्चे एक महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, और साथ ही वो खास तरह के चर्च के साथ भी एसोसिएटेड थी, जिससे ऑपस डे कहते थे। इन चीजों ने रॉबर्ट की लाइफ में काफी कुछ बदला। रॉबर्ट ने शादी के बाद एक अकाउंटेंट का करियर छोड़ के पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली, जहां वो एक एलीट करप्शन इन्वेस्टिगेशन यूनिट का मेंबर था। लेकिन रॉबर्ट को हमेशा से एक एडवेंचरस जिंदगी की चाह थी, और इसलिए उसने 4 साल बाद ये नौकरी भी छोड़ दी और एफबीआई के लिए अप्लाई किया। रॉबर्ट को एडवेंचर का इतना शौक था कि उसने अपने लिए स्विस बैंक में एक अकाउंट भी खुलवा लिया था, और उसे लग रहा था कि शायद एफबीआई में उसे अगला जेम्स बॉन्ड बनने का मौका मिले। लेकिन रॉबर्ट को यहाँ पर भी एक डेस्क जॉब दे दी गई। इसके बाद उसने 1978 में अपना ट्रांसफर न्यूयॉर्क में करवा लिया था, जहाँ उसे उम्मीद थी कि उसे ज्यादा एडवेंचरस टास्क दिए जाएंगे। रॉबर्ट को सोवियत काउंटर इंटेलिजेंस एनालिटिकल स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। उस जमाने में कंप्यूटर बहुत ही रेयर थे, लेकिन रॉबर्ट के पास टेक्निकल स्किल्स की कोई कमी नहीं थी, और इसीलिए उसे इस डिपार्टमेंट में शामिल किया गया था। लेकिन रॉबर्ट को तो अंडरकवर एजेंट बनना था, डेस्क जॉब नहीं करनी थी। जब उसकी सभी कोशिशें एफबीआई में फेल हो गईं, तो उसने केजीबी के मिलिट्री काउंटर पार्ट GRU को कांटेक्ट किया। 1979 से लेकर 1981 के बीच में वो लगातार एफबीआई से मिलने वाली जानकारी GRU को देने लगा, और इसके लिए उसे इस बीच 24 लाख रुपए मिले। लेकिन रॉबर्ट की पत्नी बॉनी को इन पैसों की खबर लग गई, और 1980 में बॉनी को बेसमेंट में एक सोवियत लेटर मिला। रॉबर्ट ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो जो इन्फॉर्मेशन सोवियत को दे रहा है वो सब गलत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बॉनी नहीं मानी, और उसने रॉबर्ट को चर्च में जाकर कन्फेस करने के लिए कहा। रॉबर्ट ने चर्च में जाकर कन्फेस किया, और चर्च के प्रीस्ट ने रॉबर्ट से कहा कि वो एफबीआई को उसके बारे में कुछ नहीं बताएगा अगर वो चर्च को डोनेशन देना शुरू कर दे। बॉनी ने भी रॉबर्ट से वादा लिया कि वो आगे से कभी भी सोवियत के लिए काम नहीं करेगा, लेकिन रॉबर्ट के लिए पॉसिबल नहीं था। चर्च को डोनेशन देते हुए और अपने परिवार का पेट पालते हुए वो लगातार फाइनेंशियल क्राइसिस में रहने लगा। इसी बीच उसका ट्रांसफर एफबीआई के हेडक्वार्टर में हो गया, जो इन्फॉर्मेशन की गोल्ड माइन थी। यहाँ पर रहते हुए सिर्फ एफबीआई नहीं, बल्कि उसके पास CIA और NSA के भी डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस था। इन्हीं सब कारणों से उसने 1985 में दोबारा जासूसी करनी शुरू कर दी। रॉबर्ट ने एक सीक्रेट लेटर केजीबी को भेजा, जिसमें उसने उनके लिए काम करने की इच्छा जताई, और साथ ही इस लेटर में उन्हें 3 लोगों के नाम भी दिए जो सोवियत यूनियन में रहकर CIA के लिए काम कर रहे थे। ये थे बोरिस यूजिन, जेड सर्गी मोटोरिन और वैलेरी मार्टिनोव। इन तीनों डबल एजेंट्स की आइडेंटिटी को एक्सपोज करने के बदले रॉबर्ट को 80 लाख रुपए दिए गए, और इसी के साथ साथ CIA ने अपने 3 बेहतरीन एजेंट्स खो दिए। इसके बाद 1985 से 1991 तक रॉबर्ट लगातार केजीबी के लिए काम कर रहा था, और इस बीच वो लगातार देश के सीक्रेट्स को बेचकर पैसा कमा रहा था। इस बीच बॉनी को फिर से शक हुआ जब उसने घर में $5000 कैश में पाए, और उसने इस बात को अपने भाई को भी बताया, जो कि खुद एक एफबीआई ऑफिसर था। लेकिन तब भी रॉबर्ट को किसी ने नहीं पकड़ा। लेकिन फिर 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया, कोल्ड वॉर खत्म हो गई, अमेरिका जीत चुका था, और अब गेम बदल चुकी थी। अब ज्यादा से ज्यादा केजीबी एजेंट CIA को कांटेक्ट कर रहे थे ताकि वो अपने सीक्रेट्स बेचकर पैसा कमा सके। रॉबर्ट को लगा कि अब शायद उसका खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन अगले 8 सालों तक भी कुछ नहीं हुआ, और उसका नाम कभी सामने नहीं आया। 8 सालों बाद यानी 1999 में उसने फिर से एफबीआई सीक्रेट्स बेचना शुरू कर दिए, लेकिन इस बार उसे नहीं पता था कि एफबीआई भी किसी केजीबी स्पाई के साथ कांटेक्ट में थी, जिसने रॉबर्ट की इंफॉर्मेशन के बदले $70 लाख मांगे। मजेदार बात यह है कि रॉबर्ट ने अपनी पूरी जिंदगी में सोवियत के लिए जासूसी करके $14 लाख ही कमाए थे, लेकिन इस केजीबी स्पाई ने सिर्फ रॉबर्ट की इंफॉर्मेशन देकर उससे 5 गुना ज्यादा कमाई कर
कर ली थी। फाइनली रॉबर्ट को मई 2002 में गिरफ्तार कर लिया गया। अब फांसी से बचने के लिए उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया, लेकिन इसके बाद जो बातें रॉबर्ट के बारे में सामने आई उन्होंने सभी को हैरान कर दिया। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कंक्लूड किया कि रॉबर्ट मानसिक रूप से एक बीमार आदमी था। उसे लगता था कि वो सभी से ऊपर है और FBI और CIA जैसे एजेंसीज बहुत ही स्लो हैं, उसके टैलेंट को नहीं पहचान सकी थी। इसके बाद उसके एक दोस्त ने FBI को बताया कि रॉबर्ट का बिहेवियर बहुत ही अजीब था। वो पोर्नोग्राफी और सेक्स से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था। उसने एक बार अपने बेडरूम में एक सीक्रेट कैमरा छुपाकर अपने दोस्त के लिए अपनी पत्नी और उसके बीच के प्राइवेट मोमेंट्स लाइव स्ट्रीम भी किए थे। वो स्ट्रिप क्लब्स जाने लगा था, लेकिन वो वहां जाकर स्ट्रिपर्स को क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस करने के लिए कहता था। रॉबर्ट के केस पर साइकियाट्रिस्ट एलन सैलेरियन की सलाह ली गई, जिनके मुताबिक रॉबर्ट अपने ही इन विचारों से लड़ नहीं पा रहा था और वो लगातार इन चीजों के साथ ऑब्सेस्ड रहता था। इन सब से बचने का एक ही रास्ता था कि वो हमेशा अपने दिमाग को किसी और काम में लगाए रखे, जिस वजह से उसे जिंदगी में एडवेंचर चाहिए था और आखिरकार सोवियत्स के लिए जासूसी करने लगा। यहाँ पर यह बात भी नोट की जानी चाहिए कि KGB ने कभी रॉबर्ट को कांटेक्ट नहीं किया, बल्कि रॉबर्ट ने खुद KGB को अपनी सर्विस वॉलंटियर की थी, जो कि आमतौर पर नहीं होता है। 2007 में रॉबर्ट के FBI कलीग एरिक ओनील ने उसकी जिंदगी पर एक किताब भी लिखी थी, जिसे ग्रेड ए के नाम से 2013 में पब्लिश किया गया। ये कहानी इसलिए भी अलग है क्योंकि इसमें तय कर पाना मुश्किल है कि क्या रॉबर्ट को गद्दार कहा जा सकता है, और अगर ये मान भी लिया जाए कि उसने देश के साथ गद्दारी की है, तो उन बाकी लोगों का क्या जो उसकी जिंदगी में थे। उसकी पत्नी बॉनी, जिसने लगातार उस पर न सिर्फ दबाव बनाया कि वो अपने 6 बच्चों को एक महंगी लाइफ दे, पर साथ ही उसने कभी जिंदगी में खुद घर के बाहर निकलकर कोई जॉब नहीं की। जब उसे पता चला कि रॉबर्ट एक जासूस है, तो उसने उसे चर्च में प्रीस्ट के पास भेज दिया, पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया। चर्च के उस प्रीस्ट ने भी रॉबर्ट का कन्फेशन सुनकर उसे पुलिस में रिपोर्ट नहीं किया, बल्कि उसका फायदा उठाया और उसे चर्च के लिए डोनेशन देने के लिए कहा। इन सभी चीजों ने भी रॉबर्ट की मेंटल हेल्थ को डिटेल करने में काफी बड़ी भूमिका निभाई थी। रॉबर्ट की बातों को एक तरह से गलत भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उसका यही कहना था कि FBI और CIA बहुत ही स्लो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो कि वो थी भी। रॉबर्ट ने 1979 में पहली बार सोवियत यूनियन के लिए जासूसी की थी और 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद भी वो उसे अगले 10 साल तक नहीं पकड़ पाए। कहा जाता है कि जब फाइनली रॉबर्ट को अरेस्ट किया गया, तो उसने सबसे पहले यही कहा था कि तुम लोगों को इतनी देर आखिर कैसे लगी। साइकियाट्रिस्ट ने बाद में ये भी पॉइंट आउट किया कि रॉबर्ट की इस सिचुएशन के लिए उसके माता पिता भी जिम्मेदार थे। उसके पिता भी पुलिस फोर्स का हिस्सा थे, जिन्होंने बचपन में उसे बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया और हमेशा ये एहसास दिलाया कि वो जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस तरह के बचपन की वजह से रॉबर्ट को अथॉरिटी से नफरत हो गई थी और वो हर हाल में सिस्टम से ऊपर उठ जाना चाहता था। लेकिन इस बात से कभी इनकार नहीं किया जा सकता कि रॉबर्ट की वजह से कई सारे डबल एजेंट्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और इसी वजह से उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा देकर कोलोराडो के सुपरमैक्स फेडरल प्रिजन में रखा गया। खैर, लेकिन इस कहानी को लेकर आज भी दुनिया में लोग कन्फ्लिक्टेड हैं कि इसमें कौन सही था, जिस वजह से रॉबर्ट की कहानी आज भी कई सारे काउंटर इंटेलिजेंस कोर्सेस का हिस्सा है और इसे लगातार दुनिया भर में डिबेट किया जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या रॉबर्ट हैंसन के हालातों ने उसे गद्दार बनाया या फिर ये उसका अपना फैसला था? अपनी राय में कमेंट में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।